या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के ये 9 दिन आपको पता है कि शक्ति की उपासना के दिन है, समर्पण के दिन है, ऊर्जा समाहित करने के दिन है, ऊर्जा उत्पन्न करने के दिन है, त्याग के दिन है, तपस्या के दिन है। नवरात्र का अपना एक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है, लेकिन लंबे समय के बाद में इस वक्त अगर हम बात करें तो क्या नवरात्र के स्वरूप में बदलाव आया है, और जो युवा पीढ़ी है वो नवरात्र को किस तरह से ले रही है। ये कहा जाता है कि युवा पीढ़ी भटक गई है और वो उसके धार्मिक महत्व को भूल गई है, उसका सांस्कृतिक महत्व तो उसे याद है, वो उसे एंजॉय तो करते हैं, आनंद तो लेते हैं, लेकिन धार्मिक रूप से वो शायद उससे विमुख हो गए हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिन पर बातचीत करने की आवश्यकता है और उन लोगों से बातचीत करने की आवश्यकता है जो इसको समझते हैं। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर गरिमा दुबे मौजूद हैं, जो राइटर हैं, प्रोफेसर हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद है विनीता राज, जो एंटरप्रेन्योर हैं और वुमेन के लिए ख़ास तौर पर बहुत अच्छा काम करती हैं, देश विदेश में घूमती हैं, सेलिब्रिटी की तरह हमारे साथ में है। आपका भी बहुत स्वागत करते हैं विनीता जी। गरिमा जी, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, नवरात्र का जो मूल स्वरूप है, मैं चाहता हूँ उस पर आप जरूर बताएं कि मूल स्वरूप है क्या, ताकि युवा पीढ़ी को समझ में आए कि ये नवरात्र है। नवरात्रि के बारे में जब हम बात करते हैं तो अगर प्राचीन स्वरूप की हम बात करें, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, तो गरबा रात्रि या गरबा शब्द जहाँ से आया है वो गर्भ से आया है। अच्छा, अरे वाह। वो गर्भ से उत्पत्ति उसकी बताई गई, और गर्भ से चूंकि जीवन प्रारंभ होता है, अरे वाह, और वो एक चक्र की तरह चलता है, जीवन को एक चक्र की तरह माना गया है। तो वो गरबा और वो जीवनी शक्ति, क्योंकि यदि जीवन नहीं होगा तो शक्ति। आप बहुत अच्छी बात बता रही हैं, मुझे लगता है हमारे लिए भी नई बात है ये। हाँ। कि इसका मतलब ये 9 दिन तो बहुत महत्वपूर्ण हो गए, गर्भ के दिन है। बिल्कुल, क्योंकि जीवन की शक्ति माँ अपने गर्भ में समाहित करती है जी। और फिर वो नए जीवन का संचार करती है जी। तो ये 9 दिन और 9 महीने आप इससे जान ले कि वो 9 महीनों की भी एक। हाँ, मैं अगला सवाल यही था कि 9 दिन ही क्यों, 9 देवियाँ ही क्यों। हाँ, शिशु की जो अवस्था है वो एक कंसेप्ट है, वन ऑफ द कंसेप्ट इट इज। एक ही कंसेप्ट पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट ये भी है कि वो गर्भ और गरबा इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और चूंकि जीवन चक्र चलता रहता है और चलते हुए पूर्णता को पाता है, तो वो नृत्य उस शक्ति, जो जीवनी शक्ति है, उसकी आराधना का दिन बहुत है। अच्छी बात कर और इसी को मनाया जाता था, इसीलिए गरबा। हाँ, इसीलिए गरबा। और प्रारंभ में चूंकि नृत्य को इस तरीके से मानते रहे, धीरे धीरे चूंकि समय बदलता है तो परंपराएं भी बदलती है, उसमें नए नए आयाम जुड़ते जाते हैं। तो पहले तो बहुत छोटे स्तर पर होता था, जैसे हम पूजा पाठ में भी देखते हैं, तो वो अंकुरण धरती के से बीज का जो अंकुरण हो रहा है, ज्वारे जिसको उगाने का काम किया जाता है। 9 दिन जब हम उसमें गेहूं डालते हैं और जो ज्वारे आते हैं, तो वो भी अंकुरण पृथ्वी की जीवनी शक्ति का द्योतक है वहाँ पर। ठीक उसी तरह से संसार को अगर चलाना है तो एक जीवनी शक्ति आपके पास होनी चाहिए। बहुत अच्छी। तो उस शक्ति के आह्वान के तौर पर नवरात्रि प्रारंभ हुई। और जो शक्ति के साधक हैं वो ये जानते हैं, अगर आप दुर्गा सप्तशती कभी हिंदी में ही पढ़ें, संस्कृत में पढ़ने में तो उच्चारण दोष होता है, तो मैंने भी उसे संस्कृत में भी थोड़ा सा रोक दिया है कि जब तक वो सही उच्चारण ना हो तब तक ना पढ़ा बिल्कुल जाए। अच्छी सही बात है। तो आप जब हिंदी में पढ़ते हैं तो इसमें हर बात के लिए एक ऊर्जा है जी। आपकी आंखें कौन सी शक्ति से देख रही हैं, आपकी नासिका की रक्षा कौन से नाम से की जा रही है, क्या बात। आपके रोम छिद्रों की जो रक्षा है वो कौन सी शक्ति कर रही है। तो देखा जाए तो ये तो एनर्जी है, और दुनिया के हर धर्म में शक्ति की पूजा का विधान है। और विज्ञान तो एनर्जी को पूछता है, हम उसे शक्ति के रूप में पूछते हैं। तो यहाँ कोई भेद मुझे ऐसे नजर नहीं आता, लेकिन जो परंपराओं में बदलाव आता है तो वो समय का एक सिद्धांत ही है कि जिस तरीके से शुरू हुआ है वो उसी तरीके से समाप्त तो होगा ही नहीं। हम हर दिन बदल रहे हैं, हमारा रूप हर दिन बदल रहा है। बिल्कुल सही बात, हर क्षण बदल रहा है, तो उसी तरह से परंपराएं भी बदलती जाती है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो 9 रूप हैं देवियों के, इसमें कुछ देवी बहुत शांत हैं, कुछ सुंदर हैं, कुछ कालिका माँ भी हैं, किष्किंधा भी हैं, ये अलग अलग स्वरूप दिखाए गए। अब कालिका माँ की अगर हम आज की पीढ़ी बात करें तो वो देखकर लगता है उनको कि यार ये स्वरूप की आवश्यकता क्या है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका भी कोई मूल अर्थ है, गूढ़ अर्थ? नवरस है जीवन में, नवरस है और भाव भी है। हाँ, तो उनका ही प्रतिनिधित्व है। जी जी जी। जब क्रोध आएगा तो आप बहुत बुरे दिखते हैं, बिल्कुल। तो माँ उसमें उस तरह से दिखाई देती अच्छा, है। मतलब उसका भी महत्व है। उसका भी महत्व तो है।
महादेव भी जब शांत बैठे हैं जब अलग दिखते हैं, और जब रौद्र रूप में आते हैं तब अलग दिखते हैं। तो जब ये कि शक्ति का आह्वान बुराई से लड़ने के लिए करना पड़ेगा। कल ही किसी से बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि जब आप असुरों से लड़ते हैं तो आपको उनसे बड़ा असुर होना पड़ता है। तो आप जब साधना के उसमें जाते हैं तो रक्त बीज को मारने के लिए वैसा भयावह स्वरूप आपको चाहिए। क्या बात। चंड मुंड शुंभ निशुंभ को जब आप मारेंगे तो आपको उनसे ज्यादा ताकत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आप मिसाइल, अग्नि मिसाइल जी हाँ, को अगर आपको डिफीट करना है तो उससे बड़ा वाला कोई सा आपके पास वेपन होना चाहिए। सही बात। तो बस यही है कि जब आपकी आवश्यकता के अनुरूप, क्योंकि जीवन में भी एक भाव नहीं होता, जीवन में भी तमाम तरह के भाव होते हैं। कभी हम शांत होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम प्रेम में होते हैं, कभी हमारे भीतर घृणा भी आती है, कभी हमारे भीतर क्रोध भी आता है। तो क्रोध, लेकिन माँ का क्रोध जो है वो बहुत सात्विक है। बिल्कुल सही। वो असुरों के संहार के लिए है। क्या बात। तो वो भयावह स्वरूप इसलिए है क्योंकि जिस भयानकता से उन्हें लड़ना है उनसे उसके लिए वो स्वरूप धारण करना पड़ेगा, के लिए वो स्वरूप धारण करना बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। निश्चित रूप से जो इस वक्त देख रहे हैं दर्शक हमारे, वो इस पूरे स्वरूप को समझ गए, नवरात्र के महत्व को समझ गए। विंदा जी, मैं चूँकि हम बात नवरात्र की करते हैं तो बात वुमेन एम्पावरमेंट की भी करते हैं, महिला सशक्तिकरण की भी करते हैं। आज की महिला आज से 50 साल पहले वाली महिला नहीं रही है, इस पर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि गरबे में वो उसी शान शौकत के साथ में, उसी सजे धजे स्वरूप में जाती हैं। और फिर वो चाहे पारंपरिक रूप से गरबा कर रही हो, वो सिर्फ वंदना कर रही हो देवी की, या वो फिल्मी गीतों पर कर रही हो, दोनों जो है वो आस्था का प्रतीक तो हैं। आपको लगता है कि आज की महिला जो है वो भी उस महत्व को समझ रही है, नवरात्र के महत्व को, उसको आत्मसात किए हुए, या वो वाकई कुछ दूर आ गई है उससे? मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने बात किया, सृजन हो रहा है, फिर एक पूरा चक्र चल रहा है, और गरबा उन्होंने बताया, और पूरा साइक्लिक प्रोसेस है जी। तो जब समय का चक्र चलता है तो कभी कोई चीज़ ऊपर है तो वो कभी नीचे जाती है। फिर इवन हम फैशन के लिए भी बात करते हैं, हम कहते हैं फैशन लौट कर आता है, परंपराएं लौट कर आती हैं, मतलब मॉडिफाइड हो जाती हैं जी। लेकिन समय के साथ साथ बदलाव आता है, बदलाव प्रकृति का नियम है। महिला पहले, मुझे एक स्टोरी याद आती है कि एक बार बीबीसी के एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने किसी एक जगह जाकर एक बहुत रिमोट एरिया में एक औरत का इंटरव्यू लिया जो बीमार थी, और उसने उससे पूछा कि भाई आप इतनी स्थिति में हैं, आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताएं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी आखिरी इच्छा है कि 50 साल पहले मैं शादी करके गली के जिस नुक्कड़ से अंदर आई थी, एक बार मैं उस नुक्कड़ को वापस देख सकूं। तो कोई कहीं ये भी एक महिला का स्वरूप रहा जो 50 साल तक वापस गली के नुक्कड़ तक घर से नहीं जा पाई, उस परिधि में वही ऐसा होता रहा है। हमारे यहाँ कहते थे कि एक महिला जो है जब वो ससुराल में प्रवेश करती थी तो उसकी अर्थी ही निकलती थी, ये बात कही जाती है ना। तो हमने वो स्वरूप भी देखा है समाज का, से लेकर आप आज, अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया तो आपने कहा आप देश विदेश घूमती रहती हैं, तो ये महिला भी हैं आज जो देश विदेश घूमती, तो बहुत बड़ा चेंज आया है। तो हमें ये मान के चलना होगा कि जब इस स्वरूप में चेंज आ रहा है तो उनके खान पान, उठने बैठने, चलने फिरने, तौर तरीके, हर चीज़ में है। तो हमारे परंपराओं का निर्वाहन में भी चेंज आएगा, और हमें उन्हें सेलिब्रेट करने का भी तरीका जो है बदला जाएगा। आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि तकनीक का बहुत विस्तार हुआ है, तो अगर कुछ जनरेशन छिटक के जो पिछले कुछ समय में दूर हो गई थी, मुझे लगता है बहुत हद तक तकनीक की वजह से, आप किसी भी चैनल की प्लेटफॉर्म की मदद से मान लें, जनरेशन वापस जुड़ भी रही है। अगर हम मान लें कि पहले वो गरबे का पारंपरिक तरीके से उस गान पर ही गरबा कर रहे हैं, फिर उसमें नए संगीत पे आज गानों पे भी, फिल्मी गानों पे भी गरबा करने लगे, तो ये आज की जनरेशन का ट्रेंड है। और बहुत हमारी मैम से जब हमारी ऑफ स्टूडियो बात हो रही थी हम लोगों की, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरीके के इंसान से आप बात कर रहे हैं, आपको उसके परिवेश के हिसाब से ही बात करनी पड़ेगी ताकि आप उसे अपने साथ मिला के रख सकें। तो अगर हमें इस जनरेशन को एजुकेटेड रखना है तो हमें थोड़ा इसके परिवर्तन के साथ चलना पड़ेगा ताकि इनको इनके तरीके से समझाकर जोड़ के रख सकें। बहुत सारे जनरेशन तो ऑलरेडी तकनीक के कारण जुड़ी हुई है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। आज भी मैं इसी जेनजी के और मिलेनियल के लोगों को जानती हूँ जो बहुत अपने अंदर साधना को, धार्मिक और सात्विक प्रवृत्ति के हैं। वो उनसे आप 9 जो स्वरूप हैं शक्ति के,
उनके बारे में, और हर स्वरूप का क्या वो है, किस दिन किस स्वरूप की आराधना करनी है, ये तक भी मैं आपसे बता रही हूँ 14-15 साल की बच्चियों को मैं देख रही हूँ जिन्हें ये बात पता है, वो भी इसी जनरेशन की हैं। तो पर ये है कि उनको इस चीज से जोड़े रखे, तो कुछ हमें आगे कदम बढ़ाने होंगे कि भाई हम उन्हें पकड़ के रख सके, तो ये समावेश हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर ये जनरेशन बहुत फर्टाइल है, मुझे देखा है। हाँ, क्योंकि वो अगर उनको आपने साध लिया तो ये साधना के तरीके बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। सुनीता जी, एक बहुत अलग तरह का सवाल मेरे मन में अचानक अभी स्वागत आया है। इस वक्त की जो जनरेशन है, खासतौर पर चलिए हम लड़कियों की ही बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। एक लड़की है जो बहुत धार्मिक है, संस्कारी है ना, आप भारतीय प्रधान के हिसाब से वो अपने आप को रिएक्ट करती हैं। एक लड़की है जो बहुत आधुनिक है, लेकिन जो आधुनिक है वो सच्ची है, एक मन है और कैरेक्टर स्ट्रांग है उनका, हर तरह से वो संप्रेषणीय है, कहीं किसी तरह की कोई विकृति नहीं है। दोनों में कुछ अंतर पाती हैं आप? क्योंकि ये कहा जाता है कि हम जब धार्मिक व्यक्ति को देखेंगे या जो भारतीय वेशभूषा में या भारतीय पारंपरिक रूप से हम देखेंगे तो उसको हम अच्छा मानते हैं। एक नई लड़की में बहुत स्पष्ट रूप से कहूँ कि अगर वो सिगरेट पी रही हैं, वो शराब भी पी रही हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है, वो इंडिपेंडेंट है, वो एक मन है, ऐसा नहीं है कि मन में कुछ और सोच रही है, बाहर कुछ और है। इन दोनों में को आप किस तरह से देखती हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये चीज़ मैं बहुत आमतौर पर इस चीज़ को मैंने बहुत फेस किया है। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज के देखने का नजरिया है। समाज ना बहुत धीरे बदलता है, किसी भी चीज़ और परंपरा को चेंज करने में ना सदियों निकल जाती है, 30, 40, 50 साल। जब हम कॉलेज लाइफ में आए थे या जब प्रोफेशनल लाइफ में आए, जब हमने इस तरीके की कॉर्पोरेट ड्रेसिंग शुरू की, तब हमें भी बड़े ना इससे देखा जाता ये कैसा इनका ड्रेसिंग कैसा, ठीक है। पर हम भी अपनी परंपराओं का निर्वाह आज तक कर रहे हैं। मेरी खुद की शादी जो है वो नवरात्रि में हुई थी, जो कि शादियों के लिए एक मुहूर्त नहीं होता। छठे नवरात्रि के दिन मेरी शादी हुई थी, और छठे दिन माँ की चुनरी से मुझे ढाक कर जो है मेरा कन्यादान किया गया था। तो इससे कहीं फर्क नहीं है, इधर नहीं है। और आपने बहुत अच्छी बात की कि ये लड़की जो आधुनिक है और वो एक मन है, वो स्पष्ट है, जैसे अंदर है वो बाहर है। और समाज देखिए, हमने उनके सिगरेट पीने, शराब पीने को बुरा हम मानने लगे, क्योंकि एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते कुछ चीजें उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें आगे एक और सृजन करना है। ये बहुत अच्छी बात है, ये पॉइंट है। तो हमने सिर्फ इसलिए उन्हें इससे दूर रहने की सलाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सलाह दी है ना। पर अब ये है कि आज अगर देखा जाए तो स्ट्रेस, वर्किंग प्रोफेशनल स्ट्रेस जो है वो लड़कों पर भी उतना है, लड़कियों पर भी उतना है। तो उस स्ट्रेस को किल करने के लिए या तो वो कोई एंटी डिप्रेशन का सहारा ले, साइकेट्रिस्ट के चक्कर काटती रहे, या हो सकता है कि उन्हें स्ट्रेस कूलिंग के लिए भाई वो स्मोक कर रही है, पर वो जाके किसी से बदतमीजी नहीं कर रही, भाई अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अगर वो एक चीज अपने आप के अंदर एक्सरसाइज कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को भी समझना चाहिए। और हमें उनके बदलते परिवेश के साथ वो कोई संस्कार भूल गई है ऐसा नहीं है। वो भारतीय हैं, भारतीय होने पे गर्व महसूस करती हैं, वो जो भी प्रोडक्टिविटी कर रही हैं उससे भारत की ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। अच्छे नागरिक कंपनीज की सीईओ एमडीज हैं जी, तो और इतना नाम कमा रही है, दुनिया में परचम लहरा रही हैं। हमने आप देखिए चांद के दक्षिण तले पे हम उतर गए, उस टीम में लीडिंग हेड एक लेडी है ना, हमारी आर्मी में जो है, आर्मी में हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा। बिल्कुल। तो आप बताइए कि अब आप बताइए, उन्होंने तो वर्दी धारण कर रखी थी, ट्राउजर और शर्ट पहन रखा था, तो क्या उनके पद नहीं, बहुत अच्छी बात। मुझे लगता है यही हम बातचीत भी करना चाह रहे थे, यही प्रासंगिक बातचीत भी है। गरिमा जी, एक अलग तरह की मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि कुछ हम अलग हटकर आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। ये जो बदलाव आया है आधुनिक नारी में, महिला सशक्तिकरण के नाम पर घर के बाहर जॉब करने निकली है और दुनिया देख रही हैं वो, लेकिन मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया, वहाँ से एक सवाल भी बनता है कि एक पति जो है अपनी पत्नी को मायके छोड़कर आया है, घर बैठा हुआ है और घर पे पत्नी का फोटो लगा हुआ है, वो चाकू से उस पर निशाना मार रहा है और हमेशा वो हर बार चूक रहा है। वो इतने पत्नी का फ़ोन आ जाता है, पत्नी कहती है कि क्या कर रहे हो, पति कहता है कि डार्लिंग तुमको मिस कर रहा हूँ। जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है, जब महिला बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो कहीं पति और पत्नी के संबंधों में तकरार आती है तो क्यों आती है और क्यों नहीं आना चाहिए? कौन अपने आप को इम्प्रूव करे? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत प्रासंगिक भी है। सबसे बड़ी बात
महिलाएं तो बदल गई, पुरुषों को बदलने में अभी समय लगेगा। अभी तक वो अपनी जो उनका परिवेश रहा है पारंपरिक रूप से अभी तक महिला के बदले हुए स्वरूप को समझ नहीं पा रहे और वो ये नहीं समझ पा रहे, इसीलिए मिस कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए मिस कर रहे हैं। अब वो मिस करने का तरीका उनका क्या है ये आपने बता दिया। लेकिन ये है कि अभी मेरे हस्बैंड से भी कई बार हम लोग बहुत ओपनली, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा खुद, हम लोग हर विषय पर बहुत डिस्कशन करते हैं, बहुत खुलकर बात करते हैं। तो आज के जो जनरेशन है, आज के जो लड़के हैं, वो थोड़ा सा फ्री हुए हैं इन चीज़ों से, क्योंकि उन्होंने एक तो कोएड में पढ़े हुए हैं, साथ में जॉब भी कर रहे हैं और वर्किंग लेडीज हैं, साथ में शादी भी आपकी होगी। तो वैसे ही तो जो नए लड़के हैं उनमें ये भेद थोड़ा कम है। अभी आपकी और हमारी जो जनरेशन है वो बीच में है, वो उलझी हुई है, बहुत पुरानी में जा रहे हैं कि बहुत उनको बड़ा कोई अत्याचार हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। और कोई बहुत फ्रीडम भी है, फ्रीडम है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर एक लाइन आ जाती है बीच में जो आपने कही समझने वाली, तो वो कभी कभी आता है बीच में। लेकिन थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा एक दूसरे को अगर आप समझते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की जॉब की परेशानियों को समान रूप से समझें कि अगर मैं 10 घंटे काम करके आया हूँ तो मेरी पत्नी भी 10 घंटे काम करके आई है, वो उतनी ही थकी हुई होगी। लेडी होने के कारण उसे कोई लिबर्टी ऑफिस में नहीं मिलेगी, बल्कि उसे हर जगह प्रूव करना पड़ता है। उससे तो गंभीरता की उम्मीद की जाती है। उसे आप तो ये सोचिए, उसे हर जगह प्रूव करना है, क्योंकि जब ऑफिस में आपने देखा होगा एक जनरल टेंडेंसी कि अगर सेम गलती किसी मेल एम्प्लॉय से हो और वही गलती किसी फीमेल एम्प्लॉय से हो तो फीमेल को टारगेट ज़्यादा किया जाता है। इनका मन नहीं लगता है, घर में ध्यान रहता है, बच्चों में ध्यान रहता है, और वही गलतियाँ अगर कोई मेल करे तो उसे बहुत लाइटली लिया जाता है। घरों में भी यही रहता है कि घर में अगर आपसे कोई गलती हो गई तो बोले ऑफिस में ध्यान रहता है। तो यहाँ जो अभी बीच वाली जो जनरेशन है वो थोड़ा सा संघर्ष कर रही है, लेकिन नई जनरेशन में ये समस्या थोड़ी कम देखने में आती है। वो एक दूसरे को समझते हैं बच्चे आजकल, तो वो तो होता है। भारतीय समाज धीरे धीरे बदल रहा है और आपके जैसे हमारे परिवार जो है उनमें तो ये चीज़ें बहुत बदलाव आ गया है कि वो एक दूसरे के सपोर्ट के बिना तो फिर कोई कर ही नहीं सकता है इतना जो आज हम आप देख रहे हैं, हमें और मैडम को सबको। तो वो परिवार का सहयोग ही होता है। कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजों को लेकर आप परिवार नहीं बिगाड़ सकते, और वो दोनों में होती है। आप कह रहे हैं कि पति मिस कर रहा है, कई बार आजकल के कुछ घटनाओं से तो हमें ये लगने लगा है कि स्त्रियां बहुत। आपने ये बात कह के मुझे वाकई अच्छा सवाल पैदा कर दिया है। ये जो इन दिनों हम कई बार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ये कहा भी जाता है कि पुरुष समाज बहुत पीछे है, लेकिन जो घटनाओं की आप बात कर रही हैं, जो घटनाएं हम सबको पता है देश भर में हो रही हैं, उसमें महिलाओं का एक विकृत स्वरूप सामने आ रहा है। ये इसको आप किस तरह से देखती हैं? ये क्या है, मतलब क्या ये फ्रस्ट्रेशन है जो सालों से महिलाओं के अंदर पैदा हुआ, या अशिक्षा है, या ये जो पूरी दुनिया एक हो गई है, हर चीज़ मोबाइल पर है, सब कुछ देख रहा है, ये है क्या आखिर? थोड़ा भीतर का गुस्सा तो है जी, कुछ फ्रस्ट्रेशन है, कुछ बचपन से परिवारों में मिलने वाले माहौल का भी एक असर है, हिस्सा आप मान सकते हैं उसको, कि किस तरीके से उनके परिवार में क्या क्या देखा है उन बच्चियों ने। या मैं ये नहीं कहती कि कोई अचानक से क्रिमिनल हो जाता है, अचानक से क्राइम नहीं होता, उसकी बहुत पहले से भूमिका बनने लगती है, तब जाकर किसी दिन वो क्राइम आपको उस रिजल्ट में दिखाई देता है। लेकिन इस पर मैं ये मानती हूँ कि जो फेमिनिज्म की बात होती है, कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या संस्कारों पर, मूल्यों पर क्या स्त्रियों का ही ठेका है? बिल्कुल, क्या उन्होंने ही ठेका लेके रखा है समाज का? थोड़ा सा यहाँ मेरा कुछ विवाद भी होता है, कई लोग उसे ठीक भी नहीं समझते। मैं सोचती हूँ कि देखिए, पुरुष जब बिगड़ा या पुरुष ने जब अत्याचार किया तो संभालने के लिए महिलाएं थीं। बिल्कुल सही बात। महिलाओं ने बहुत त्याग किया अपने परिवार को बनाए रखने के लिए। हम सब उस त्याग के गवाह हैं, हमारी माताएं, दादियाँ, इन सब लोगों ने बड़ा लंबा सफ़र तय किया है, यहाँ तक जब हम खड़े हैं उसके पीछे हमारी जो पुरखिने हैं उनका बड़ा संघर्ष रहा है। तो हम उनके संघर्ष को कम नहीं आंक रहे, लेकिन पुरुष का जो एक स्वभाव था उससे उन्होंने, महिलाओं ने उसे बचा कर रखा परिवार को। लेकिन अगर महिलाएं पुरुषों की राह पर चलने लग गई तो फिर बचाने के लिए कोई नहीं होगा। और ये काम कोई कुछ भी कहे, परिवार, मूल्य, संस्कार बचाने का काम स्त्रियां ही कर सकती। हो सकता है इस पर असहमति हो किसी को, तो पुरुष अगर बिगड़ा तो स्त्रियां संभाल लेगी, लेकिन स्त्रियां अगर गई, स्त्रियों ने मतलब बिगड़ने से भी शब्द उसको छोड़ दे, बिगड़ना या ना बिगड़ना वाली बात नहीं है। अगर वो डेविएट हुई परिवार से, मूल्यों से और इस तरह से, तो वो फिर संभालने लायक कुछ नहीं रहेगा, पुरुष नहीं संभाल सकता। ये बहुत स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट बात है। जो विनीता जी ने बात भी की थी, विनीता जी आपने बात अच्छी कही थी कि भाई चूँकि महिलाओं को स्मोक करते हुए या ड्रिंक करते हुए इसलिए भी स्वीकार समाज नहीं करता है क्योंकि वो अगली जनरेशन
के लिए होती हैं, जन्म देती हैं। वो यदि वो खुद ही विकृत होंगी तो अगली जनरेशन, सोचिए देश का भविष्य क्या होगा, समाज का स्वरूप क्या होगा। लेकिन इन जो एक और बात यह है कि कई बार ये होता है, कानून की अगर हम बात करें तो कानून भी महिलाओं के प्रति नरम है, और इसीलिए इंदौर की हम बात करें, देश में भी कई संस्थाएं ऐसी हैं जो पुरुषों के लिए खड़ी हुई हैं। और एक बहुत ताज़ा उदाहरण देता हूँ कि दशहरे पर इस बार एक संस्था है इंदौर की, जो आपको शायद पता होगा, वो रावण का दहन नहीं कर रही। वो देश भर की जो 9-10 महिलाएं हैं जो किसी ने अपने पति का कत्ल किया है, किसी ने अपने प्रेमी का कत्ल किया है, किसी ने अपने बेटे का कत्ल किया है, उनका दहन कर रहे हैं। ये जो आक्रोश है पुरुष का, ऐसा नहीं है कि महिला ही पीड़ित है, पुरुष भी कहीं ना कहीं पीड़ित है। आप जब उस संस्था से बात करते हैं तो लगता है कि हाँ, बात तो सही है। क्या कहती हैं? मैंने कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें एक एवरेज एनालिसिस दिया हुआ था कि भारत में ऑन एन एवरेज 800 पत्नियां प्रति माह जी पतियों द्वारा उनकी हत्या की जाती है पूरे भारत। पतियों द्वारा 800 ये सर्वे है प्रति माह, जी, है ना जी, और रिपोर्ट। ये एवरेज महिलाओं के द्वारा पुरुषों की हत्या का अब आया है 785 प्रति वर्ष, जी, है ना। अगर अभी भी हम इस रेशियो का कंपैरिजन, हाँ, हाँ, 785 ठीक है। प्रति वर्ष और वहाँ 800, मतलब लगभग अगर सेम भी मान लें जी। तो प्रति माह, और अभी भी हम 11 महीने के रेशियो से देखा जाए तो आप यहाँ पर अब दूसरा भी बिल्कुल आपने देखिए, समय ने आपसे बताया समाज बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होता है, लेकिन परिवर्तित जरूर होता है। कभी समाज कभी भी बैलेंस की स्टेट में नहीं रहता, कभी कोई दबा हुआ होगा तो जब वो स्प्रिंग खुलेगा तो वो, अगर स्प्रिंग का लचक थोड़ी अच्छी है तो वो भक्का मारेगा, और लचक अच्छी नहीं है तो वो धीरे धीरे होगा। हाँ, तो अभी हम मान लेते हैं कि स्त्रियों के केस में वो लचक जरा कम रही, तो ये रेशियो इतना अनुपात, हमारा अनुपातिक अंतर है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये जो 800 महिलाओं के मारने वाला रेशियो जो है पतियों द्वारा, ये तो बदस्तूर जारी है, अभी तक जारी है। तो क्या इतने सालों में आपने कभी महिलाओं के गुट को देखा कि आओ इकट्ठे होकर पुरुषों को टारगेट करके, रावण ने तो चलिए एक अलग कंसेप्ट से हम दहन कर रहे हैं कि नहीं, अब हम समाज के प्रतीकात्मक पुरुषों के पुतले बना बना कर जलाएंगे। इस साल इन 800 मर्डरर्स का हम पुतला, चलो तुम्हारे स्टेट में 10 हुए, तुम 10 का इनका फोटो लगा के जलाओ, हम जलाएंगे। देखिए, ये बदला लेने की तासीर नहीं है ना। हम अगर हम ऐसा बदला लेने पे उतारू हो जाएंगे तो समाज बहुत ही विभत्स स्थिति में पहुंच जाएगा। मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि पुरुष का जो स्वभाव था उसे संभालने के लिए महिला थी, लेकिन ये बात मैं अपने घर में कई बार डिस्कशन में, मेरी बेटी और मेरा डिस्कशन हो रहा होता है, ये इन्हीं सामाजिक मुद्दों पर कभी बात करते हैं, तो बोले तो मम्मा हम ही झेलते रहेंगे। तो यही सेम सेंटेंस मैं भी उससे बोलती हूँ कि बेटा अगर हम भी बैलेंस बनाना छोड़ देंगे तो समाज कहाँ जाएगा। तो बोले हमने ठेका ले रखा है। तो बताइए, अब तक ठेका ले रखा था तो ये अनुपात बना हुआ था। फिर मैं तो समाज को लेकर बड़ी वो हो जाती हूँ कि हम कौन सी स्थिति में पहुंच जाए। किसी जमाने में मुझे याद है कि भ्रूण हत्या हो जाती थी लड़कियों के केस में, है ना, और हरियाणा एक ऐसा स्टेट था जहाँ सबसे लो है ना सेक्स रेशियो जो था सबसे कम था, मतलब वहाँ पर 735/1000 का रेशियो था, इतना अनुपात में डिफरेंस। और वहाँ उस स्टेट को पता क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। एक समय ऐसा आया कि वहाँ शादी करने के लिए लड़कियां ही नहीं थी। तो केरला से लड़कियां आती थी, इस पर फिल्म भी बनी है कि वहाँ से लड़कियां आती थी। तो समाज कितने एक अजीब अनुपात में चला गया कि मतलब वहाँ पे स्टेट में लड़कियां ही नहीं शादी करने की। तो एट्रोसिटीज अगेंस्ट अ जेंडर अगर हम देखें तो दूसरे तरीके की एट्रोसिटीज भी बहुत देखें। तो मुझे तो लगता है अगर ये दहन वाली स्थिति हो जाए तो कहीं फिर महिलाएं मोर्चा ना खोल कर बैठ जाए कि बोले अभी तुम 10 को जला रहे हो। गरिमा जी, एक अलग तरह का सवाल है कि इन दिनों महिलाएं, लड़कियां जो हैं वो स्ट्रांग हो गई हैं, मजबूत हो गई हैं, शिक्षित भी हो गई हैं, अपने पैरों पे खड़ी होकर कमा भी रही हैं, लेकिन एक इन दिनों दौर चल पड़ा है लड़कियों को लेकर। या तो वो शादियां बहुत लेट करती हैं या फिर ये तय कर लिया है कि हम शादियां नहीं करेंगे। इसको आप किस तरह से देखती हैं? ये किस तरह की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता है? देखिए, शादी नहीं करेंगे लेकिन बायोलॉजिकल रिलेशन में नहीं रहेंगे, ये दोनों तो अलग अलग चीज़ है, अलग अलग चीज़ है। वो शादी नहीं करना चाहते लेकिन लिव इन में रह रहे हैं, बिल्कुल, है ना। ये वाला एक और पक्ष मैंने उसमें जोड़ देती हूँ कि शादी नहीं करना चाहते, उसके पीछे वही मैं कहूँगी कि परिवार में उन्होंने अपनी माँ को परेशान देखा है, नानी, इन लोगों को करते हुए देखा है। तो लड़कियों को ऐसा लगता है कि शादी करके आपको मिल क्या गया। कई बार मेरी एक बहुत परिचित है, वो भी बोलती है कि उनकी बच्ची पूछती कि आपको क्या मिल गया शादी करके। पर मुझे लगता है कि
शादी एक ज़रूरी एस्पेक्ट तो है। एस्केपिज्म तो नहीं है? हाँ, एस्केपिज्म तो है, बिल्कुल है उसमें, लेकिन वो कारण वही है कि एक तो उनकी जो फ्रीडम है वो थोड़ी तो मारी जाती है। थोड़ा सेक्रीफाइस 2-4-5 साल भी कहें हम लेडी को करना पड़ता है। वो चाहे कितना भी कर ले, वो अपने मन मुझे से लगता है कि दोनों को ही करना होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही करना होता है। कंप्रोमाइज ये नहीं कहते, पुरुष भी बहुत काम करते हैं। कभी एक जमाने में जो ये व्यवस्था बनी थी कि स्त्रियां घर में रहेंगी और पुरुष बाहर रहेंगे, वो शायद सुरक्षा की दृष्टि से बनी थी। क्योंकि जब शुरुआत में जब स्टोन एज था तो शिकार करना पड़ता था, तो शिकार करने के पुरुष जाएगा, बच्चे और महिलाएं घर पे होंगी। वो बहुत प्रेम था, स्नेह था वो वाला, लेकिन वो धीरे धीरे हो क्या गया, बदलते बदलते वो ये हो गया कि स्त्रियां सिर्फ घर में रहेंगी और पुरुष बाहर रहेंगे, और स्त्रियां जो घर में कर रही है उसका हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तुम करती क्या हो वाला। तो फिर स्त्रियों ने धीरे धीरे उससे बाहर आना शुरू किया। अब जब वो बाहर आ गई हैं तब उन्हें ये लगने लगा कि मैं फिर से पीछे न चली जाऊँ, और विवाह कहीं ना कहीं थोड़ा सा थोड़ा ब्रेक, थोड़ा आपको ब्रेक तो करता है, थोड़ा ब्रेक करता है, पर मुझे लगता है वो ब्रेक इतना बड़ा नहीं है कि आप अपने बच्चे, अपने परिवार को सेक्रीफाइस करें। जी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हर एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी कि शिव जी जो है विवाह नहीं करना चाहते थे। शिव जी जो है उनको कहा जाता था, विष्णु और इनका मैं एक अपने जो देवी देवता है उस पर से बात करती हूँ, तो उन्हें सारे देवताओं ने मिलकर समझाया कि जो प्योर सोल है, जो अच्छी सोल है, जो अच्छे चरित्र के लोग हैं, उनको तो विवाह करना ही चाहिए, क्योंकि संसार को अच्छी सोल देने का काम आपका है। बहुत अच्छी बात। मुझे शेक्सपियर की सोनेट की एक लाइन याद आ गई। उनकी पहली सोनेट की पहली लाइन है कि फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज। मैं वही अगला मैं सेंटेंस वही बोलने वाली थी, शेक्सपियर का वो आ गया कि आप अगर हैं, अच्छा सोल है आपका, आप मानते हैं कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, मैं आधुनिक हूँ, सब कुछ है, तो आपको ऐसी जनरेशन आगे संसार को देकर जाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो इससे भागिए मत। दूसरा, थोड़ा सा परिवार समझे, आजकल समझने लगे हैं, सास ससुर भी अब वैसे नहीं रहे, उस तरह के नहीं रहे, बहुत सपोर्टिव रहते हैं, तो उससे डरिए मत। और सबसे बड़ी चीज़, अपने बच्चों को समझाइए कि शादी एक थोड़ी जिम्मेदारी है, फिल्मी शादियाँ नहीं है कि आपने शादी कर ली, घूमने चले गए। ये तो फिल्मों ने भी बड़ा वो ग्लोरीफाई कर दिया है चीज़ों को, कि अंबानीज वेडिंग हो गया, ये हो गया, वो सब चीज़ें, तो आप ये मत बोलिए। शादी एक एंजॉयमेंट है, साथ ही साथ वो जिम्मेदारी भी है। तो अगर बचपन से हम थोड़ा सा उसे सिखाएंगे कि जिम्मेदारी उठाना, क्योंकि देखिए अगर आप अकेले भी हैं तो भी अपनी जिम्मेदारी तो उठाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, जो बच्चे अकेले रहते हैं वो भले ही शादी से भाग रहे हों, वो फिर धीरे धीरे अपने आप से भागने लगते हैं, लेकिन अकेले तो हो ही जाते हैं, वो अकेले हो जाते हैं, वो अपने आप से भागने लगते हैं। फिर लिव इन में भी रह लिए तो वहाँ भी कुछ जिम्मेदारियाँ तो उठानी पड़ेगी। आप अकेले हैं तो भी जिम्मेदारी आपको अपनी तो उठानी ही है। परिवार आपको जिम्मेदारी उठाना सिखा देता है, क्योंकि आप इस संसार में आए हैं तो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं ही। आप कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से अकेले होने के बावजूद भी दूर नहीं हो सकते। मुझे एक अंग्रेजी का एक सेंटेंस वो याद आ गया कि इट इज बेटर टू बी इंडिपेंडेंट, बट इट इज मोर वर्स दैट यू हैव नो वन टू बी डिपेंडेंट। आपके पास कोई व्यक्ति नहीं जिस पर आप डिपेंड हो सके, ये और बुरी स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। समय चूंकि कम है, लेकिन मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहता हूँ गरिमा जी, उपवास और पूजा प्रार्थना, पूजा और जो रोज प्रार्थना, आप उसमें कितना विश्वास करती हैं और क्या आप खुद भी इसको? बिल्कुल मैं विश्वास करती हूँ, अभी मेरे 9 दिन के पूरे उपवास चल रहे हैं। अच्छा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बार भी भोजन का ख्याल नहीं आता। अच्छा। बिल्कुल पूरे 10 घंटे काम करती हूँ मैं। अच्छा। और इन 9 दिनों में मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। क्या क्या खाती हैं तो आप? मैं शाम को एक समय नमक लेती हूँ जो भी, और दिन भर कुछ एप्पल, अगर कॉलेज में समय मिल गया तो एप्पल ले लिया, या कुछ मीठे में जो हमारे यहाँ पर चलता है वो आप। तो वेट तो लूज करती होंगी इन 9 दिनों में आप? हो सकता है, हुआ मैंने कभी चेक भी नहीं किया। अरे वाह, ये अपने आप में एक बात जो है सो है, बहुत अच्छा है। जब तक अनटिल एंड अनलेस आपको कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं आए, जब तक आप सोचिए मत वेट कितना है, क्या है, वो सब बढ़िया है। ये शक्ति नारी में ही बस 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 हर नारी में होना चाहिए कि वेट का कोई चिंता नहीं करे, जो है ठीक है, अच्छा है। विनीता जी, आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप तो एंटरप्रेन्योर हैं और घूमती रहती हैं, लगातार अलग अलग जगहों पर जाती हैं, क्या इन 9 दिनों में आप उपवास में विश्वास करती हैं? क्या आप देवी की पूजा, आराधना, भक्ति में विश्वास करती, मंदिर में विश्वास करती? मैं मंदिर में बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे घर में एक बहुत सुंदर मंदिर है जहाँ दिन में 2 बार जाने का सौभाग्य, और कई बार 1 बार, और कई बार जब बाहर रहती हूँ तो ना जाने का वो भी होता है। पर उस मंदिर में जा पा रही हूँ और आरती का दिया जल रहा है, ये जो खुशी होती है वो एक अलग ही फीलिंग है। तो मंदिर में मेरी बहुत आस्था है और मैं बिल्कुल पूजा पाठ करती हूँ। मैं उपवास
मैंने कुकुछ सालों से करना छोड़ दिया है। उसका कारण है कि लेकिन उसके महत्व को समझती हैं, महत्व को बिल्कुल समझती हूँ। और मैं आपको, मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि उन दिनों में मैं ज्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। देखिए, उपवास का एक बड़ा साइंटिफिक लॉजिक था हमारे। आप अगर सीक्वेंस देखें, हम श्राद्ध का भी एक पक्ष निकाल कर आए हैं और अब नवरात्रि का समय चल रहा है। ये इसे समय का बदलाव, पूरा ऋतु चक्र बदल रहा है। इस समय आपके शरीर में गरिष्ठ भोजन जाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए पहले धर्म को साइंस से जोड़कर इस तरीके के रिचुअल्स बना दिए गए। तो उस समय आपका शरीर हल्का महसूस करे, आप ना खाएं वो ज्यादा अच्छा है, या कम खाएं, या नमक और गरिष्ठ भोजन कम लें, अच्छा है। तो वो मैं बिल्कुल करती। लेकिन चूंकि आजकल ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, तो हर जगह व्रत का खाना मिल पाएगा या नहीं, ये भी संभव नहीं है। कितना एनर्जी का व्यय चल रहा है वो मुझे श्योर नहीं होता। सो अभी मैंने कुछ समय से बंद किया, लेकिन ये मेरा पूजा पाठ में बहुत विश्वास। और वही मैं फिर कहूंगी कि आधुनिक होने का और आज़ाद होने का ये मुझे अपनी आज़ादी के मायने पता है। तो वो चीज़ है कि आज़ादी और उसके मायने, आपकी आधुनिकता लेकिन उसकी परिधि, ये दोनों चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो विनीता जी, आपने जो परिधान की भी बात की, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपनी अपनी पसंद की बात है। कोई बहुत साड़ी में पहनकर भी बिल्कुल धार्मिक नहीं हो सकता, और कोई बहुत मॉडर्न अटायर के साथ भी धार्मिक होना कोई बहुत कैरेक्टर वाली बात नहीं है। वो आपकी अपनी चॉइस, अटायर पर डिपेंड नहीं है। परिधान से उसका कुछ भी परिधान से उसका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बहुत संक्षेप में दोनों से जानना चाहूँगा, इस नवरात्र पे जो युवा लड़कियाँ हैं, युवा पीढ़ी है, उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगी, बहुत संक्षेप में? युवा लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि अपनी ऊर्जा, अपना कैरेक्टर और अपनी परंपरा, तीनों को साध कर चलें। और जब कभी भी मंदिर में जाएं, परिधान, एस्थेटिक सेंस एक चीज़ होती है, अवसर के अनुकूल आपका परिधान हो। आप ऑफिस में जाएं, बिल्कुल कॉर्पोरेट ड्रेस पहन कर जाएं। जब मंदिर जा रहे हैं, तब आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर जाएं। और आजकल के बच्चों में आ रहा है धीरे धीरे, कुछ ही ऐसे अवसर आ जाते हैं जब बच्चे कुछ भी कपड़े मंदिर में पहन कर आ जाते हैं। तो आजकल वो अवेयरनेस आ गई है। और एस्थेटिक सेंस का मतलब सीधा ये है कि जो जैसा आपका अवसर है, उसके अनुरूप आप अपने परिधान का चयन करें। तो वो परिधान का चयन, दूसरा अपना कैरेक्टर और अपनी एनर्जी बचा कर। आपसे भी जानना चाहेंगे। मैम ने बहुत सारी बातें पहले ही कवर कर दी, लेकिन बस एक चीज़ जो मैं अक्सर बोलती हूँ, और मैं अपनी बेटी को भी, अपने घर में भी बच्चियों को भी बोलती हूँ, और वो सबके लिए कि मैम ने कहा था कि भाई पहले महिलाएं और बच्चे घर पे रहेंगे और पुरुष बाहर जाकर कमा कर लाएंगे या भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो मेरी मम्मी हमेशा ये बात कहा करती थी कि मकान तो पति तुम्हारे लिए बना देगा, उस मकान को घर तुम बनाओ। तो महिलाओं, युवा लड़कियों के लिए एक ही संदेश है कि मकान को घर बनाने की जो तासीर और ताबीर आपकी है, उसे संजो के रखिए। बहुत अच्छी, वो आपसे ही उम्मीद की जाती है। आप दोनों से बातचीत हुई, और विश्वास कीजिए कि जिस उद्देश्य के साथ में हमने इस वार्ता को शुरू किया था, वो निश्चित रूप से सार्थक रही है। बहुत धन्यवाद। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने हमारी दो विदुषी महिलाओं से बातचीत हुई, नवरात्र के नए स्वरूप पर बातचीत हुई, महिलाओं के सशक्तिकरण पर बातचीत हुई, जो नई लड़कियां नए विचारों के साथ में आगे बढ़ रही हैं, उन पर बातचीत हुई। लेकिन एक और बात समझ में आई कि महिलाओं के साथ में पुरुषों को भी बदलने की आवश्यकता है। महिलाएं तो बदल गई हैं, लेकिन पुरुष अभी भी उस मानसिकता से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं। मुझे एक मुक्तक याद आ रहा है, उस मुक्तक से मैं इस कार्यक्रम को समापन करना चाहूँगा कि बदलाव, हमेशा हम कहते हैं कि स्त्रियाँ बदल गई हैं, लेकिन एक जो निशान है, एक जो उंगली है, वो हम पर भी उठती है कि वन भी लगते नहीं वन थे जैसे कभी, गम भी लगते नहीं गम थे जैसे कभी, तुम तो बदले कि तुमको बदलना ही था, हम भी लगते नहीं हम थे जैसे कभी। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में।